गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर हिंदी में प्लस इंग्लिश मीडियम। देखिए आज की क्लास में हम धातु लिगेंड बंधन के बारे में और आगे विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे मैंने आप प्रीवियस क्लास में आपको टॉपिक स्टार्ट कराया था वीबीटी की सीमाएं, संयोजकता जो सिद्धांत है उसमें क्या सीमाएं होती हैं उसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस क्लास में स्टार्ट करवाया था और उसके 5-6 पॉइंट आपके हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके बारे में देखेंगे। अगला जो पॉइंट है मेरे ख्याल से शायद मैंने आपको 7 पॉइंट लिखवा दिए, तो चेक कर लेना। 8वां नंबर का पॉइंट है ठीक है। इस सिद्धांत के द्वारा संकुलों में विकृति को नहीं समझाया जा सकता है। जैसे Cu सेकेंड तथा Ti थर्ड के संकुल में विकृति, संकुल की ज्यामिति में विकृति होती है। विकृति होती है। उदाहरण देखिए, एक संकुल मान लेते हैं कोई भी है CuH2O होल 6 और 3 माइनस का संकुल है, शायद 2 प्लस है। अच्छा हाँ, वैसे भी देखिए अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे तो x हो गया और +2 हो जाएगा ऑक्सीकरण अवस्था, और Cu पर +2 ही ऑक्सीकरण अवस्था होती है, ये तो बताया होगा। ठीक है, ये तो वैसे ही हो रहा था। अब ये जो संकुल है इसकी जो संरचना है वो इस प्रकार से होनी चाहिए। इस संकुल में चार लिगेंडों द्वारा वर्गाकार आकृति बनाई जाती है। जबकि शेष दो लिगेंड पिरामिडीय उपस्थित होते हैं। पर वास्तव में CuH2O होल 6 ब्रैकेट के बाहर 2 प्लस की आकृति विकृत अष्टफलकीय होती है।
आपको पता नहीं लगी थी तो ये भी एक कमी हो जाती है वीबीटी की। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी थोड़े साइड बाय साइड, जितने आप हिंदी मीडियम के लोग जा रहे हैं। This theory cannot explain disorder in complex. This theory cannot explain disorder in complex of CU second and TI third. Complex of CU second and TI third are distorted. For example, CuH2O 6 ब्रैकेट के बाहर 2 प्लस complex has 4 H2O ligand. Complex has 4 H2O ligand equidistant from Cu second ion. Equidistant from Cu second ion to form a square shape. To form a square shape, remaining two ligands are present. Pyramidal to this shape. So the shape of this complex is distorted octahedral. So the shape of this complex is distorted octahedral. चुंबकीय व्यवहार के आधार पर इस सिद्धांत की ज्यामिति आसानी से
ज्ञात होता है कि इनकी ज्यामिति समतल वर्गाकार है, समतल वर्गाकार है। ठीक है, इसके एग्जांपल मैं अभी आपको सॉल्व करके बता दूंगी ताकि आपको समझ में आए। पहले आप नियम जो भी इसकी सीमा है उसको लिखें। अच्छा, ये नियम के बारे में थोड़ा सा बता दें। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि बीपीटी में कुछ ऐसे संकुल निकल के आते हैं कि जिनकी ज्यामिति होनी चाहिए थी बीपीटी के अनुसार, मान लेते हैं कि उसकी ज्यामिति है वर्ग समतल, पर सीएफटी के अनुसार जब हम देखते हैं तो वहां पर दो कंडीशन हो सकती है, या तो वो वर्ग समतल में हो सकता है, वो निर्भर करता है कि लीगेंड कौन से जुड़े हुए हैं। जैसे कि बताया कि बीबीटी में हमने लीगेंड की प्रकृति के बारे में नहीं पढ़ा, लीगेंड किस प्रकार का है, क्या उसकी प्रकृति है, नेचर है, वह एक स्ट्रॉन्ग लीगेंड है या फिर वीक लीगेंड है, तो उसका प्रभाव जो धातु आयन है उसके इलेक्ट्रॉन्स पे क्या पड़ेगा, इसके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन बीबीटी में नहीं किया है। तो इस चीज का जब हमने अध्ययन किया ही नहीं है कि लीगेंड हम लोग मान के चल रहे हैं बीबीटी में सब एक जैसे लीगेंड है, तो जो ज्यामिति बनती है वो मान लेते हैं कि वर्गाकार बनी, तो हो सकता है कि वो वर्गाकार ज्यामिति उसकी सही ना हो, वह चतुष्फलकीय भी हो सकता है। ठीक है, समतल वर्गाकार ना होकर चतुष्फलकीय भी वहां पर ज्यामिति आ सकती है। इसे मैं एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, पहले आप इसका सीमा लिखें। थोड़ा सा लाइटिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, आज थोड़ी रोशनी कम है, इस वजह से आपको बोर्ड पे थोड़ा कम नजर आ रहा होगा। तो जैसे जैसे आपको बता रही हूँ आप उस चीज को वैसे वैसे नोट करने की कोशिश करें। मैंने अपने हिसाब से लिख भी दिया है, अगर आपको कोई बात ढंग से नजर नहीं आ रहा है तो मैंने उसको बोला भी है। ठीक है, इसको नोट कर लेना। This theory can explain geometry of complex on the basis of magnetic behavior. This theory can explain geometry of complex on the basis of magnetic behavior, but this is not correct method. But this is not correct method. ठीक है, इंग्लिश में भी बता दिया मैंने इसको। अब इसको हम एक्सप्लेन करके देखते हैं किस प्रकार से जो मैंने आपको सीमा लिखाई है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, उसको हमें सिद्ध भी तो करना पड़ेगा, जब तक उदाहरण नहीं करेंगे तो कोई चीज समझ में तो आएगी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर है एनआई का एक संकुल जिसमें हमने मान लिया कि ये 4 लिगेंड साइनाइड के लिगेंड जुड़े हुए हैं, और दूसरा है एनआई का ही Cl4 के साथ जो लिगेंड बना हुआ है, Cl4 है ये 2-। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था अगर हम याद करते हैं तो इस तरह से ऑक्सीकरण अवस्था निकल जाएगी, और यहाँ पर सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा इसी तरह से यहाँ पर X प्लस माइनस
तरह से सॉल्व किया और यहाँ पर भी अगेन प्लस में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी Na जो होता है उसके लिए आता है 3D 8 4s2। ठीक है, तो Na प्लस 2 के लिए क्या आ जाएगा 3D 8। ठीक है, तो यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कुछ इस प्रकार से भरे हुए रहेंगे। ये हो जाएगा 3D 4s और ये 4p। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को जब हम रखेंगे 5 6 7 और ये 8। ठीक है, तो ये एक जो अवस्था है वह ग्राउंड स्टेट की है, निम्नतम अवस्था जो हम कहते हैं वो है। अब जब यहाँ पर इस स्थिति में जो धनायन है उसके साथ जब लिगेंड जुड़ेगा यानी Cn- जुड़ेगा तब क्या होगा। ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा ये। ठीक है, तो आपको कंटिन्यूअस में लिखना है ये, इसके बाद ये ध्यान से लिखना शुरू करना है। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये डी कक्षक है, इसमें जैसे मैंने बताया कि जो Cn जो होता है आपको पता होगा, ये चीज हमने कई एग्जांपल देख ली है। Cn एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो जब भी इसकी उपस्थिति रहती है तब यह धातु आयन के इलेक्ट्रॉन को युग्मित कर देता है। तो इस प्रकार से ये वाला जो कक्षक है वह लिगेंड के लिए खाली हो जाएगा। यहाँ पर हो गया DsP2 शंकरण। ठीक है, इसके अलावा एक स्थिति और हो सकती है जिसमें Ni+2 होगा NiCl4 2 माइनस के संकुल में। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। एक्चुअली यहाँ पे जगह थोड़ी सी मेरे को कम पड़ेगी तो मुझे ये मिटाना पड़ेगा, बोर्ड तो लिमिटेड ही है, तो यहाँ पर इसको थोड़ा और साइड में लिख देती हूँ। Ni+4 में NiCl4 2 माइनस अब देखिए यहाँ पर जैसे बताया था कि इलेक्ट्रॉन की Cl की उपस्थिति में Cl- जो कि है एक वीक फील्ड लिगेंड यानी दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में किसी प्रकार की युग्मन नहीं होगा, पेयरिंग नहीं होगी। तो जो इलेक्ट्रॉन आएंगे लिगेंड के वो अगले कक्षकों में भरे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा sp3 और अगला जो 4D लिगेंड है उसकी अभी आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ेगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए दोनों ही Ni+2 के ही संकुल है, धातु आयन सेम है, बस लिगेंड जो है वो अलग अलग हो गए। तो जब हमने पीपीटी पढ़ी थी उसके अनुसार तो दोनों के क्या थे, पीपीटी के अनुसार एक समान रहते थे। यहाँ पर देखिए यहाँ इस वाले संकुल में जिसमें NiCl4 आ रहा है यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो ये हो गया पैरामैग्नेटिक। ठीक है, अनुचुंबकीय हिंदी में बोलते हैं, जबकि ऊपर वाले में एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे पेयर हैं, युग्मित हैं, तो ये हो जाएगा प्रतिचुंबकीय डायमैग्नेटिक। ठीक है, दोनों का जो व्यवहार है चुंबकीय व्यवहार है अलग हो गया, ये तो हो गया प्रतिचुंबकीय यानी डायमैग्नेटिक और ये हो गया अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक। आपको नजर आ रहा होगा शायद। ठीक है, तो दोनों का जो व्यवहार है हमने पीपीटी के अनुसार तो ये बता ही नहीं पा रहे थे कि ये कौन सा पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, पर अब सटीक जानकारी हम दे रहे हैं और शंकर भी सटीक तरह से हमको आगे पता लगेगा। ठीक है, इन दोनों को आप नोट करें, इसके बारे में आप रिकॉर्डिंग वाले थे ताकि आपको
नोट करें, उसके बाद इसके बारे में थ्योरी भी लिखवा रही हूँ। ये DSP2 लिखा हुआ है, थोड़ा धुंधला हो रहा है, लाइटिंग का प्रॉब्लम आ रहा है कुछ ज़्यादा ही, तो जैसा मैंने बताया है उस हिसाब से आप इसको लिखें। सबसे पहले इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिखें, बाय एक्स-रे डिफ्रैक्शन मेथड, बाय एक्स-रे डिफ्रैक्शन मेथड it is found that geometry of some Ni second complex are square planar, geometry of Ni plus 2 complex are square planar, but magnetic moment of following complex show that NiCN4 ब्रैकेट के बाहर 2 माइनस is diamagnetic and square planar due to DSP2 hybridization. Similarly, NiCl4 2 minus is paramagnetic and tetrahedral due to sp3 hybridization. ठीक है, नेक्स्ट हिंदी मीडियम के बच्चे नोट करें, Ni+2 के दो संकुलों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि NiCN4 2 माइनस प्रतिचुंबकीय है। यहाँ शंकरन DSP2 होने के कारण ज्यामिति समतल वर्गाकार है, जबकि NiCl4 2 माइनस अनुचुंबकीय है। यहाँ शंकरन sp3 होने के कारण ज्यामिति चतुष्फलकीय होगी। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो ये बताता है कि जो VBT सिद्धांत है उसमें हम उत्तेजित अवस्था के बारे में ज्यादा विस्तार से नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए उत्तेजित अवस्था तो आती है लेकिन डी कक्षकों का विपाटन नहीं होता। तो विपाटन नहीं होता यानी उस लेवल तक हम उत्तेजित नहीं करते इलेक्ट्रॉनों को जहाँ पर डी कक्षकों का विपाटन हो जाए। ठीक है, अगला पॉइंट लिखते हैं,
यह सिद्धांत संकुलों की उत्तेजित अवस्था के बारे में विस्तार से नहीं बताता है, जिससे संकुलों के ऊष्मागतिकी गुणधर्मों की जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, नोट करें। और इतने में इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी लिखवा देती हूँ। लास्ट में जो वर्ड लिखा हुआ है वो विस्तार है। अगेन लाइटिंग का प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको कम थोड़ा समझ में आएगा, पर मैंने जैसे जैसे बोला है आप उसको नोट करने की कोशिश करें। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिखें, दिस थ्योरी डज नॉट टेल anything about excited state of complex. This theory does not tell anything about excited state of the complex which in turn does not tell anything about thermodynamic characteristics of complex, which in turn does not tell anything about thermodynamic characteristics of complex. ठीक है, तो अगर आपके पास वीबीटी से जुड़ा हुआ, सीमाओं से जुड़ा हुआ, लिमिटेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है तो उम्मीद करती हूँ आप लोग उसको अटेंड कर लेंगे। तो क्या क्या सीमाएं यहाँ पे निकल के सामने आई कि सबसे पहले वीबीटी में सिर्फ धातु आयन को इम्पोर्टेंस दी गई है, लिगेंड की प्रकृति के बारे में नहीं बताया गया है। पहला ये बिंदु था। अगला बिंदु ये था कि हमें चुंबकीय गुण, अवशोषण स्पेक्ट्रम और रंगों की सटीक जानकारी या फिर कह सकते हैं रंगों की जानकारी यहाँ पर वीबीटी में प्राप्त नहीं है। ठीक है, कुछ संकुल ऐसे होते हैं जैसे कि सीयू सेकंड के थे और टीएलएन थर्ड के थे जो कि विकृति रखते हैं, उनकी ज्यामिति वैसी नहीं होती जैसे कि शंकरन में ज्ञात हुई है। तो विकृति क्यों आती है इसके बारे में भी हमने वीबीटी में कुछ अध्ययन नहीं किया है। ठीक है, इसके अलावा कुछ संकुल बनते हैं आंतरिक कक्षक संकुल, जबकि कुछ होते हैं बाह्य कक्षक संकुल। तो किस प्रकार से आंतरिक कक्षक संकुलों का निर्माण होता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स किस तरह से बनते हैं, क्या रीजन रहता है उसके पीछे, ये भी हम आगे सीएफटी में पढ़ेंगे। वीबीटी में हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है कि जो संकुल है वह प्रतिचुंबकीय बन रहा है, अनुचुंबकीय बन रहा है, तो उसके बारे में भी सटीक जानकारी हमको नहीं मिलती है वीबीटी में। ठीक है, मिल तो जाती है, दिखता है अनपेयर इलेक्ट्रॉन पेयर है कि नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट फिगर हमें वीबीटी से नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डी कक्षकों का विपाटन नहीं होता। जब डी कक्षकों का विपाटन नहीं होता तो हमें पता ही नहीं लग पाएगा कौन से इलेक्ट्रॉन नीचे जाएंगे और कौन से ऊपर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, उसके बारे में सटीक जानकारी नहीं मिलेगी।
अभिक्रिया की क्रिया विधि और दर के बारे में भी कोई जानकारी यहाँ पर प्राप्त नहीं होती है। तो आपको 10 पॉइंट ना सही, 9 पॉइंट ना सही, 4-5 पॉइंट तो आपको आसानी से अच्छे से याद हो गए होंगे, तो इनको याद कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको CFT स्टार्ट करवाऊंगी और उन वीडियोस को CFT जब हम पढ़ेंगे उसको ध्यान से देखना, क्योंकि पूरा चैप्टर CFT का ही बेस है। तो अगर स्टार्टिंग में ही समझ में नहीं आएगा तो आप उसको आगे नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, थैंक यू।